Welcome everyone, this is CA Megha Tripathi from Commerce and welcome to the Pratigya बैच जिसमें 15 दिन में हमने आपसे वादा किया है कि हम आपका इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज 15 दिन में आपको करवा के देने वाले हैं। तो एक भी सेकंड वेस्ट न करके आज हमारा चैप्टर 3 है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपके क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे और जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। डे 4 बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बच्चों, मैंने क्या सोचा, तुम लोगों को ना मैं बिजनेस एनवायरनमेंट में से थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी, मैं तुम लोगों को ये बताने वाली हूँ कि तुम सब लोगों ने अपने घर में ना एनवायरनमेंट की चीज़ें देखी होंगी, उसी को बस हमें रिलेट करना है बिजनेस से। मैम कैसे? बेटा, तुम लोग जहाँ पर भी रहते हो, जो भी तुम्हारा घर है ना, उसके आसपास में तुमने देखा होगा ना, तुम्हारा नेबरहुड होगा। कोई होंगे स्नीकी नेबर, कोई होंगे स्टिंजी नेबर, कोई होंगे जो सिर्फ दूसरों की चीज़ों में उनको इंटरेस्ट रहता है बात करना, जिनको अपन बोलते हैं ये तो कॉलोनी की चाची हैं जो बातें करती हैं, राइट। मगर कभी ना कभी पता है क्या होता है, कभी ना कभी होता है कि यार आप लोग उनको झेलते हो, जैसे भी करके करते हो, बट कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार अगर वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो चीज़ों से आप इम्पैक्ट होने लगते हो। इम्पैक्ट कैसे होने लगते हो? फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो यार, तुम लोग कहीं रह रहे हो, तुम्हारे बगल में किसी दीदी की शादी है, अब वो बजा रहे हैं डीजे। अब डीजे इतना तेज बज रहा है और तुमको प्रिपेयर करना है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, बोर्ड के लिए, अब तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो क्या तुम्हारा लाइफस्टाइल या फिर तुम्हारी चीज़ें अफेक्ट नहीं हो रही है ना? ऐसे ही आप इमेजिन करो, अगर हम बिजनेस को अपनी जगह पर रखते तो बिजनेस में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके होने ना होने से या जिसके अफेक्ट होने से बिजनेस की वर्किंग पे या बिजनेस के एग्जिस्टेंस पे फर्क पड़ जाता है। यही चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे तुम लोगों के लिए एक पिक बनाया हुआ है। इस पिक में ये इमेजिन करो कि तुम लोग का बिजनेस है, ठीक है। अब इस बिजनेस में हम लोग के साथ क्या क्या लोग हैं जो डील करते हैं? या तो हो सकता है वो हमारे सप्लायर्स जो कि हमें मटेरियल्स देते हैं, या फिर हो सकता है मार्केट इंटरमीडियरीज मतलब ब्रोकर्स, या फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स जिनको नीचे दिखाने के लिए हम नई नई स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, नए नए हथकंडे अपनाते हैं सो दैट हम मार्केट में स्टे कर सकें, या फिर हमारे कस्टमर्स कैसे? बिकॉज अगर कस्टमर्स ही नहीं हुए तो हमारा बिजनेस करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो ये दिक्कत आएगी कि भाई इन सब लोगों को अगर हमें खुश रखना है और इन्हें हमें खुश रखना है, तो ये एक वाइस एंड वर्सा रिलेशनशिप होती है। कैसे? क्योंकि इमेजिन अगर तुम्हारे सप्लायर से तुम्हारे रिश्ते बिगड़ गए, तुम्हारी लड़ाई हो गई, डील हो नहीं रही है, तो क्या तुम्हें मटेरियल कोई और दे पाएगा, बट उतने टाइम तक तो तुम्हारा बिजनेस इंपैक्ट हो जाएगा ना। ऐसे ही क्या होगा, अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स तुमसे सुपरसीड कर गए, अगर मार्केट में कोई ऐसा क्लैश हो गया जिसके कारण तुम्हारा बिजनेस इंपैक्ट हो गया है, या फिर तुम्हारे कस्टमर्स जो हो गए हैं वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें बिजनेस को एक तरीके से इम्पैक्ट डाल देती हैं, और यही चीज़ कहलाता है हमारा एनवायरनमेंट। अब देखो, ये जितने भी लोग हैं ये कहलाएंगे आपके इंस्टीट्यूशंस। कैसे? ये अपना बिजनेस है, दिस इज योर बिजनेस, एंड बिजनेस के जो साथ अफेक्ट होते हैं, जो जिनका रिलेशनशिप होता है बिजनेस के साथ, किन किन का हो सकता है? सप्लायर्स का हो सकता है, कस्टमर्स का हो सकता है, मार्केट क्योंकि इसमें वो काम करता है, कॉम्पिटिटर्स क्योंकि आपको उस हिसाब से चीज़ें नई नई इनबिल्ड करनी होती हैं। तो ये जो रहते हैं ये कहलाते हैं आपके इंस्टीट्यूशंस, और इन इंस्टीट्यूशंस को जो ड्राइविंग फोर्स, इन इंस्टीट्यूशंस को जो अफेक्ट करता है बहुत बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, वो हो जाते हैं आपके एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। क्या क्या हो सकते हैं? या तो इकोनॉमिक हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, कल्चरल मतलब सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल या फिर लीगल। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दूंगी और तुमको सब समझ आ जाएगा। इमेजिन करो कि एक पॉलिसी ऐसी आई जिस पॉलिसी में एक तरीके का जो सप्लायर था, वो जो सप्लाई करता था, जो तुम्हारे लिए मेन इंग्रेडिएंट हुआ करता था, उसका जो बिजनेस है वो पॉलिसी के कारण बैन कर दिया गया है कि अब वो मटेरियल सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो तुम सोचो, जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट सप्लायर क्या हो गया? बिजनेस नहीं कर पा रहा। अब जब बिकॉज सप्लायर बिजनेस नहीं कर पा रहा है तो सप्लायर के कारण क्या हो जाएगा? तुम भी बिजनेस नहीं कर पाओगे, बिकॉज एक गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण क्या हो गया? सप्लायर के पास मटेरियल था नहीं, और उस मटेरियल नहीं था के कारण तुम्हारा जो बिजनेस है वो एक तरीके से इम्पैक्ट हो गया।
ठीक है। सो हम ये इमेजिन करेंगे जैसे हम घर में रहते हैं, हमारे आसपास को हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स, हमारे आसपास को हम क्या बोलेंगे, नेबरहुड। ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, जो एक बिजनेस है उसके आसपास के जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस मतलब ये दिग्गज लोग, ये लोग अगर जिस तरीके से हमें इम्पैक्ट कर सकते हैं तो ये सभी किस में आ जाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस, इट रेफर्स टू द फोर्सेस। फोर्सेस में क्या आ जाएगा बेटा, अपन ने कंपोनेंट्स देखे थे ना, सोशल, गवर्नमेंट एंड ऑल। और इंस्टीट्यूशंस में क्या आ जाएगा, जो आपके लिए आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे थे, जैसे कि सप्लायर्स आ रहे थे, कस्टमर्स आ रहे थे, है ना, ये हो गए आपके इंस्टीट्यूशंस। आउटसाइड द फर्म with which its members must deal to achieve the organizational purposes, ठीक है। अब फोर्सेस क्या हो सकता है, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल। इंस्टीट्यूशंस में सप्लायर्स, कस्टमर। अब हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें ध्यान में रखना है कि फर्म शुड बी अवेयर ऑफ दीज एक्सटर्नल फोर्सेस, बिकॉज अगर ये इम्पैक्ट हुए तो आपका बिजनेस इम्पैक्ट हो जाएगा। बट इट शुड बी नॉट कीपिंग इन माइंड दीज फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस, सो दैट जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग शुड बी अचीव्ड। ओके, ग्रोथ शुड बी अचीव्ड। सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चों, मेरे साथ रिपीट करो। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस outside the firm with which its members should deal to attain organizational objectives. Okay, moving on further, what are the features of business environment? अब क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं भाई। सबसे पहला, बिजनेस एनवायरनमेंट होता ही एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंडेंट है, तो इसीलिए उसमें मेन चीज क्या रहती है, उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स। देन स्पेसिफिक इन जनरल। अब स्पेसिफिक बेटा वो होगा जो सिर्फ ना आपके फर्म को इंडिविजुअली इम्पैक्ट करेगा, पर जो जनरल होता है ना वो पूरी आपके जो बिजनेस है उस बिजनेस की इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा इन अ जनरल वे। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिसी आई फॉर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, कि भाई इसका जो रेट था ना पहले, टैक्स रेट, वो पहले 5% था, अब 15% हो गया है, तो वो पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा। बट इसमें क्या हो गया, अगर आपका एक मेन सप्लायर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो सिर्फ किसको इम्पैक्ट करेगा, उस फर्म को, ना कि पूरी इंडस्ट्री को। ओके, देन इंटररिलेशन ऑफ फैक्टर्स। व्हाट इज इंटररिलेशन ऑफ फैक्टर्स, इंटररिलेशन मतलब ये सारे फैक्टर्स आपस में लिंक्ड होते हैं। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल थी हम लोग को दिया था, उस एग्जांपल में क्या हुआ था बेटा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी, उसके कारण सप्लाई मटेरियल नहीं दे पा रहा था और उसके कारण हमारा बिजनेस इम्पैक्ट हो गया था। मतलब ये सब आपस में लिंक्ड रहते हैं, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। डायनामिक नेचर, कि अगर कुछ भी चेंज होता है, ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट भी उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम आज से 10 साल पहले देखोगे तो तुम्हारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग अलग होंगे बिजनेस के, बट अभी तुम देखोगे तो तुम्हारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग हो जाएंगे। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द पेस ऑफ द टाइम। Then uncertainty, we don't know what is going to happen tomorrow in the future, so we have to keep in mind कि business environment के जो factors होंगे they would be always uncertain, you would not be knowing what is going to happen in the near future. Complexity, how it is complex? It is complex because एक इंडिविजुअल बिजनेस के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि वो हर चीज़ बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाए कि हाँ यार इसके कारण मेरे को ये इम्पैक्ट हो जाएगा। वो एक तरीके तक वो सोच के चलता है, को रिलेट करता है कि मेरे को कैसे इम्पैक्ट होगा, बट उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ समझ पाए कि यार उसको कौन सी चीज़ कैसे इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इज़ नॉट ईजी फॉर अ बिजनेस टू को रिलेट कि उसका कितना तक का इम्पैक्ट बिजनेस झेल पाएगा। ठीक है, रिलेटिविटी। नाउ रिलेटिविटी का अगर तुम लोग मीनिंग समझो तो इट इज लाइक सिमिलर, राइट। अब देखो ये कैसे हो गया रिलेटिविटी, मतलब अगर ये यूएस की बात कर रहे हैं तो वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट उसके फैक्टर्स से रिलेटिव रहेगा, मतलब मिलता जुलता रहेगा। हम इंडिया की बात करें तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होगा, हमारे यहाँ के फैक्टर्स से मिलता जुलता रहेगा। कैसे, अब अगर हम यूएस की बात करते हैं, इफ वी टॉकिंग अबाउट द यूएस, तो देयर वुड बी बिजनेस एनवायरनमेंट में जो शॉप्स रहेंगी वो ज़्यादातर किसकी रहेंगी, वेस्टर्न वेयर्स की। एंड हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर शॉप्स किसकी रहेंगी, साड़ीज़ की रहेंगी। तो ये जो साड़ी है, ये सूट्स
सूट्स हैं, ये सब हम लोग के इंडिया में ज़्यादा चलता है, ना कि यूएस में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ मिलता नहीं होगा, बट प्रेवलेंट ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होगा, साड़ी, कॉटन साड़ीज एंड एवरीथिंग, उससे रिलेटेड मटेरियल, तो ये सारे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। और यूएस में कौन कौन आ जाएगा, यूएस में रिलेटेड टू द शर्ट, टू द पैंट या फिर सूट, उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स होंगे वो यूएस में आ जाएंगे। तो रिलेटिविटी का मतलब होता है कि डिपेंडिंग ऑन द डिपेंडिंग ऑन द प्लेस एंड द ओरिजिन, द एनवायरमेंट फैक्टर्स चेंजेस, ठीक है, इट चेंजेस ऑफ अ बिजनेस। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, let's move on to the importance की what importance it carries in business। सबसे पहला importance क्या आता है, first is identification of the opportunities to get the first mover advantage। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब जिसने जो नहीं किया ना, हम सबसे पहले करेंगे, बिकॉज इस चीज़ की आज डिमांड है। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको देता है। क्यों? क्योंकि आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर अच्छे से एनालिसिस करके समझ सकते हो तो आप वो चीज़ें लेके आ सकते हो जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक जो तुम लोग कार्ड्स देख रहे हो कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कार्ड्स अभी रीडिज़ाइन हो रही हैं, बन रही हैं, उसका मेन कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, मारुति ने ही ये कॉन्सेप्ट निकाला था यार, हमको कोई ऐसी कार बनानी है जो एक मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर सके, एंड दैट वाज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिस पे डिपेंडेंट कौन हो गया, सारे कार इंडस्ट्री वाले उस पे डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि दैट वाज द नीड ऑफ द कंट्री। तो उसने अपना बिजनेस एनवायरनमेंट समझा और वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। अब इमेजिन करो कि अगर कोई सुनामी आने वाला है या फिर समथिंग लाइक दैट, तो देयर आर सेंटर्स जो हमको पहले से ही बताते हैं कि इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अप्रॉक्सीमेशन दिया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। व्हाई इट इज़ बीइंग गिवन प्रायरली, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ों से पहले बच सकते हैं अगर हम अवेयर रहें। तो वो हमें क्या हेल्प करता है, वो हमें थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। अब कोरोना काल आ गया, कोरोना काल में तुम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गए और ऑनलाइन भी इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, जैसे हम लोगों ने भी तुम्हारे लिए इंटरैक्टिव वे निकाला। सो व्हाट इज दिस, दिस इज दैट वी आर कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। मतलब जैसे ही डायनामिक एनवायरनमेंट चेंज होता जाएगा, हमें भी हमारे तौर और तरीके उसके हिसाब से चेंज करने हैं। अगर भाई पहले ऑनलाइन नहीं चलता था, ऑफलाइन चलता था, तो उसके बेटर तरीके थे। अब ऑनलाइन आ गया है तो उसके बेटर तरीके हैं कि हम बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी मदद करता है ये समझने में कि अगर जैसे भी चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस को आप कैसे इजीली कोप अप कर सकते हो, ठीक है। देन असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, दिस इज रिलेटेड टू द कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस, बिकॉज अगर कोई चेंज आपको होता हुआ दिख रहा है, उसके लिए ऑब्वियसली आप प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेट करोगे, तभी आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे, ठीक है। देन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब आपको जो पता है कि आपके बिजनेस में जो कम्युनिटी है वही आपको रिसोर्सेज देती है, तो आपके लिए क्या कन्वीनियंट रिसोर्सेज है, उनका यूटिलाइजेशन बिजनेस कर पाता है, और उसको वो कौन देता है, बिजनेस एनवायरनमेंट। एक बार मान के चलो ना, बात क्या है, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर ये बिजनेस है, ठीक है, दिस इज योर बिजनेस, तो उसके आसपास की जो भी चीजें हैं, मटेरियल, छोटे तिनके से लेके बड़ी जेसीबी मशीन तक, वो सब कुछ किसमें आएगा, आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो ये सोचो कि जो भी फर्म के बाहर, बिजनेस के बाहर जो भी चीज़ें हैं, लोग हैं, सामान है, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें किसमें कवर हो जाती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में। Now helps in improving performance as it it inbuilds new technology, it implements new policies which could be implemented in the business for its growth and expansion। इसीलिए ये आपका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर देता है। सो हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे इंपॉर्टेंस में। सबसे पहला था फर्स्ट मूवर एडवांटेज, देन था थ्रेट्स, आइडेंटिफाई करता है कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस, देन करता है असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं हमारे कंपोनेंट्स, जो कि इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझना है, ठीक है, एंड दे आर वेरी इजी एंड दे आर वेरी रिलेटेबल। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर आपको एक चार्ट बना दिया है और इस चार्ट में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट, जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला होगा आपका इकोनॉमिक, लीगल,
देन टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल। तो ये 5 टाइप के एनवायरनमेंट्स हैं जो आपको समझना है और ये समझना है कि ये क्या क्या कवर करते हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन विद द फर्स्ट एनवायरनमेंट एंड दैट इज योर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एज यू कैन सी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपकी इकोनॉमी एंड ग्रोथ से रिलेटेड होता है। आपकी कंट्री में आपकी जो इकोनॉमी की पोजीशन है या जो फैक्टर्स है जो आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, वो सारी चीज़ें आ जाएगी आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। मूविंग ऑन फर्दर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है इमीडिएट एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस। अब क्या क्या चीजें हो सकती है? दैट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन द इनकम ऑफ पीपल, मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस लेवल। मतलब अगर इन्फ्लेशन है, रिसेशन आ गया है, ठीक है, इन्फ्लेशन चल रहा है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने बहुत बढ़ा दिए हैं, तो ऑल ओवर कंट्री ये जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो अगर हर एक बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई जस्ट बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द इकोनॉमी, दे आर रिलेटेड टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, इट मे हैव अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो फॉर योर फर्म। सो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कवर हो जाएगा। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमी से रिलेटेड सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन द इनकम ऑफ पीपल, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। देन आता है हमारा सोशल। अब सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? आपके बिलीव्स, आपके आसपास के लोग, आपके कल्चर्स, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये भी एक बिजनेस को बहुत हद तक इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ने देखा होगा कश्मीरी कश्मीरी शॉल वाले आते हैं घर पे, तो वो कश्मीर से वो सामान लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ का प्रिवलेंट चीज़ है, प्रोडक्ट है जो वो बेचना चाहते हैं। तो आप वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर आपको एक तरीके के सामान मिलेंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलता। सो डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन, डिपेंडिंग ऑन द कल्चर्स, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे खुलते हैं जो सिर्फ वहीं ज़्यादा काम कर पाएंगे, उनकी डिमांड वहीं ज़्यादा रहती है। क्यों ऐसा होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट। बिकॉज सोशल एनवायरनमेंट में क्या होता है? सोसाइटी, फैशन, फैमिली एंड वो ओरिजिन एंड प्लेस कि वहाँ पर कौन सा, कहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? सोशल एनवायरनमेंट में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट बेटा, इट इंक्लूड्स सोशल फोर्सेस सच एज कस्टम्स, बिलीव्स, लिटरेसी रेट, एजुकेशन लेवल, लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें केरला में, इट इज द स्टेट विच हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो वहाँ के जो बिजनेसेस होंगे या वहाँ का जो मेथोडोलॉजी होगा बिजनेस का, वो अलग होगा एज कंपेयर टू बिहार और यूपी, ठीक है। तो वहाँ पे जो बिजनेस चलेंगे ना, जो भी केरला में बिजनेस चलेंगे, दे वुड बी ऑफ मोर एडवांस लेवल, और जो यूपी और बिहार में तुम लोग देखोगे जस्ट बिकॉज ऑर्डिनल कस्टम्स एंड ऑल, वो उतने एडवांस नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज उनको क्या अफेक्ट करता है? उनको ये सोशल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो चेंजेस इन द सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। तो उस हिसाब से अगर आपको अपना एनवायरनमेंट चेक करना है, यू हैव टू कम अक्रॉस कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा एनवायरनमेंट कितना इफेक्टिव है। एंड सोशल एनवायरनमेंट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। बिकॉज हो सकता है कि आपने कोई ऐसा बिजनेस कर दिया जो वहाँ के कल्चर में एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो आपका बिजनेस तो चलने से रहा। और अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस कर लिया जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आप वो जहाँ पे कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है, तो वो आपका बिजनेस तो एकदम हाई फ्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर टू आवर थर्ड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड दैट इज लीगल एनवायरनमेंट, जो डिपेंड होता है आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। मतलब जो भी लॉज बने हैं वो अगर बिजनेस के लॉज पे एप्लीकेबल हो, बिजनेस पे एप्लीकेबल हो रहा है, तो वो भी एक हद तक इम्पैक्ट कर देता है आपके बिजनेस को। एंड कैसे करता है वो हम समझते हैं यहाँ। अब देखो, it constitutes the laws and the legislation passed by the government, administrative orders, court judgments, जो भी ये सारी चीज़ें हैं। मतलब इन शॉर्ट एक लॉ बना दिया है। अब वो लॉ बना दिया है, उसके कारण क्या हो रहा है? आपका बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है। कैसे? businessmen have to act according to the various legislations because it's a law and you are bound to follow that, so you have to follow and the knowledge is very necessary. Example, advertisement. अब मैं तुम लोग को रिलेट
रिलेट करवाती हूँ अभी का लेटेस्ट सिनेरियो जो कि आया था एंड जिसके कारण बिजनेस में बहुत सारे लोग स्ट्राइक पे चले गए थे। दैट वाज द किसान बिल। अब किसान बिल आया, किसान बिल कुछ बिजनेसेस के लिए, मतलब जो फार्मर्स थे उनको भी लग रहा था कि उनके लिए वो डिसहार्टनिंग है, वो जो मिडिल मैन था उनके लिए भी लग रहा था कि हार्टिंग है। ये एक तरीके से सबको तुम लोग सोचोगे अलग अलग बिजनेस हैं, तो वो लोग इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गए थे। क्यों इम्पैक्ट हो गए थे? क्योंकि भाई वो एक नया कानून आ गया था और उनको वो कानून फॉलो करना था। तो अब जो उनके बेस्ड जो मेथडोलॉजी थी वो तो धरी की धरी रह गई थी। सो दे वर थ्रेटेंड कि भाई उनका जो बिजनेस जैसा चलता आ रहा था या जिस तरीके से वो तौर तरीके से काम कर रहे थे वो बदल जाएंगे। वो क्यों बदल जाएंगे? बिकॉज ऑफ द लीगल एनवायरमेंट, एंड दैट लीगल एनवायरमेंट वाज द इम्पोजिशन ऑफ द न्यू किसान बिल, जिसमें उन लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कंडीशंस उनके हिसाब से न रहे। ठीक है, सो लीगल इज बेसिकली बेस्ड ऑन द रेगुलेशंस एंड द लॉज। नाउ मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट? एज द नेम सेज, ये भाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू रिसर्च एंड इन्वेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, सो क्या है ये, अभी इसको हम डिटेल में समझते हैं। अब इसमें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? न्यू एंड एडवांस वेज एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक तरीके से अगर जैसे 3G 5G, ये 5G तक आ गया है, उसके बाद या फिर वर्चुअल मीडिया इतना ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है जिसपे रोबोटिक्स एंड एवरीबॉडी, मतलब तुम लोग सोचोगे, तुम लोगों को तुम्हारा स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफोन है, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि तुम लोग को उस हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, बिकॉज एक अप्लायंस तुम लोग का वो ध्यान रख रहा है। ठीक है, यू आर सो मच डिपेंडेंट ऑन दैट अप्लायंस। Why it is happening? It is happening because of the technology. So a businessman must closely monitor the technological changes taking place in the industry as it helps in facing competition and improving quality of the product. फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा केस स्टडी इसमें डिस्कस करूंगी। अभी तो चलो ठीक है, एक टाइम था जब नोकिया के फोन्स बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, बट नोकिया ने क्या किया, उसने अपना टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट समझने में गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? जब सैमसंग धीरे धीरे फ्लरिश हो रहा था, नोकिया वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि शायद हो सकता है वो बिना टच स्क्रीन के भी अपना मार्केट सस्टेन कर लेगा। तो क्या हुआ, जब सैमसंग ने टच स्क्रीन के फोन्स निकाले तो नोकिया जो था ना वो पूरा वाइप आउट हो गया मार्केट से, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि दे वर डिपेंडेंट ऑन द कीपैड टेक्नोलॉजी विच वाज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी के कारण वो ये समझ नहीं पाए कि उनको भी चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इन पेस रखना चाहिए, एंड दैट्स वाई नोकिया का बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया था, एंड एक टाइम आ गया था जब नोकिया के फोन्स गायब ही हो चुके थे। ठीक है, सो इसीलिए आप समझो कि टेक्नोलॉजी बेटा कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक बिजनेस के लिए। तो अगर तुम लोग उसके फैक्टर्स एनालाइज नहीं करो ना तो तुम्हारे लिए तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी ना। हमने अभी तक अपने 4 एनवायरनमेंट समझ लिए। सबसे पहला था इकोनॉमिक, देन हमने पढ़ा सोशल, देन वी स्टडीड लीगल, एंड देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट, दैट इज लास्ट तो है बट सबसे ज्यादा टैकी यही होता है, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्यों भी? अब देखो, डोनेशन दो, quarrelsome एटीट्यूड हमसे ले लो, मतलब अगर तुमने हमको पैसे नहीं दिए ना तो हम ना तुमको बहुत नाटक करने देंगे, तुम्हें बिजनेस ही नहीं करवाने देंगे। और जैसे पहले होता था ना मुंबई की मूवीज में, तुम लोगों ने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज में हफ्ता वसूलने आते थे लोग। ये सारी चीजें क्या रहती हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे आ गए, ठीक है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको बिजनेस ही नहीं करने दे रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट होता है क्योंकि आपको इसमें एक गवर्नमेंट के अंडर में काम करना होता है। तो आपको ये देखना है कि यार जो अभी गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टी है अभी जो गवर्नमेंट चला रही है, क्या वो मेरे बिजनेस को लेके चल रही है? ऐसा तो नहीं वो मेरे बिजनेस के अगेंस्ट या ऐसी कंडीशंस पुट अप कर रही है जिससे मेरे लिए बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाए। ओके, तो अब हम समझते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है। Political stability builds confidence among business community, while political instability and bad law under situation may bring uncertainty. मतलब अगर political party stable है, ठीक है, there is stability in the functioning of the government because there is the stability of that political party. So अब होगा ये कि just because वो अच्छे से फंक्शन कर पा रही है तो सारे बिजनेसेस भी अच्छे से कर पाएंगे। अगर वो ही अनस्टेबल हो गई
जैसे अभी हुआ था एमपी में कि जिस बिकॉज कांग्रेस आया था, कांग्रेस के बाद सारे विधायकों ने चेंज कर दिया था, अपना सीट्स दे दिया था बीजेपी को एंड फिर वापस बीजेपी आ गया। तो दिस वाज द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विच हैपेंड एंड उसके कारण बहुत ज़्यादा बिजनेस इम्पैक्ट हो रहे थे, क्योंकि बिजनेसमैन को भी एक पॉलिटिक्स एनवायरनमेंट में चलना पड़ता है, बिकॉज उनका उठना बैठना पॉलिटिशियंस के बिना नहीं हो सकता, बिकॉज एवरीवेयर यू रिक्वायर परमिट्स, एवरीवेयर यू रिक्वायर कंडीशंस, आपको उनसे परमिशन लेनी है, कुछ नया स्टार्टअप करना है या कुछ नया रीडिज़ाइन करना है, सारी चीज़ों के लिए आपको एक पॉलिटिकल बैकअप चाहिए रहता है। तो इसीलिए अगर आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो एक हद तक वो आपके बिजनेस को भी इम्पैक्ट कर देगा, ठीक है। आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी और कोएलिशन गवर्नमेंट अफेक्ट्स द बिजनेस। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक पार्टी ए है, हम बड़े खुश थे कि तो हमारे पार्टी है और हम हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, पता पड़ा कोalition के बाद पार्टी ए जो कन्वर्ट होगी पार्टी सी में एंड उसमें हमारा लेना देना नहीं है, तो वो तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। सो दैट्स व्हाई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी आपके बिजनेस को एक हद तक इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सो अब ये जो 5 कंपोनेंट्स थे बेटा, ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया है। क्यों? बिकॉज दिस इज अ 15 days बूस्टेड बैच एंड आई कैन नॉट मेक यू लर्न ईच एंड एवरीथिंग ओवर है। आई जस्ट वांट टू मेक यू अवेयर कि आप लोग एक एक चीजें समझ सको कि हाँ यार इसमें ये चीज है तो इसमें क्या हमें याद रखना है। सो वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन द मेन पार्ट विच यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ मूविंग फर्दर हम चलते हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ना, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपको 3 स्टेप्स पढ़ने थे, दैट वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग बोलते हो ना कोई टीचर ऐसा है जो बहुत लिबरल होता है और कोई ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। नाउ व्हाट इज लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन मीन्स कि अगर आप एक बिजनेस ट्रेड प्रैक्टिस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम कर देते हो, आप उसको लिबरलाइज कर देते हो। कैसे लिबरलाइज कर देते हो? बिकॉज यू वांट टू प्रमोट द बिजनेस, यू वांट कि भाई सामने वाला ना अच्छे से बिजनेस कर सके, कोई दिक्कत ना हो। तो क्या होगा? लिबरलाइजेशन में लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर हम बिजनेस करते थे तो बिजनेस करने के लिए ना गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज होती थी, ठीक है। अब उस फॉर्मेलिटीज के कारण आपको क्या होता था, हर चीज में दिक्कत आती थी। तो जब लिबरलाइजेशन आया, ये सब कब आया? ये आया 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी जो लेकर आए थे, उन महाशय ने ये 3 चीजें बताई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि हम ये 3 चीजों के कारण पूरा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको हम रीडिजाइन कर देंगे। कैसे रीडिजाइन कर देंगे? कि अब जो बिजनेस करेगा ना वो एक अलग तरीके से, एक अलग प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर पाएगा। तो उसमें सबसे पहला क्या था? लिबरलाइजेशन, जिसमें क्या किया उसने, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हटा दिए, जो कि मेन 2-3 इंडस्ट्रीज पे ही रह गए थे, जैसे डिफेंस या फिर कोई ऐसी चीज जो नेशनल इंपॉर्टेंस की हो। बाकी सब चीजों को लिबरलाइज कर दिया था, उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज को इजी कर दिया गया था। सो दे वर लिबरल, सो दैट वाज लिबरलाइजेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द कि गवर्नमेंट हर एक चीज़ तो अपने हाथ में नहीं ले सकती, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक प्राइवेट पार्टनरशिप को अपने साथ में ले चले, सो दैट अगर वो एक चीज़ असिस्ट कर रही है तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन प्राइवेट कर पाए। दैट्स व्हाई द न्यू कॉन्सेप्ट केम, दैट वाज प्राइवेटाइजेशन, which refer to the economic process where some PSUs are either bought partially or fully under private ownership. फॉर एग्जाम्पल कि पता है गवर्नमेंट को कि यार मेरे से हैंडल ना हो पाएगा, मेरे पास टाइम है नहीं, मुझे और भी चीज़ें देखनी है, तो क्यों नहीं मैं कोई प्राइवेट पार्टनरशिप कर लूँ, सो दैट मुझे सिर्फ अपना डिसीजंस बनाने हैं और इम्प्लीमेंट प्राइवेट करेगा। तो ये अभी चल रहा है कि जो जैसे तुम लोगों ने देखा था एयर इंडिया को बेच दिया गया, या फिर ये चल रहा था कि BSNL को भी थोड़ा सा वो करा रहे हैं, ऑटोनॉमस बना रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग्स कम कर रहा है, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग कम कर दी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी अपनी होल्डिंग। क्यों दे दिया गया? सो दैट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, काम है, जो काम करने का तरीका है, उसमें इम्प्रोवाइजेशन आ सके, उसमें तरक्की ला सके गवर्नमेंट, इसीलिए उसने प्राइवेटाइजेशन अपनाया। देन सबसे इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द आवर था कि आप अपनी ही कंट्री तक सीमित ना रहो, आप पूरे दुनिया में अपना बिजनेस कर सको। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो इकोनॉमिक पॉलिसी ने बोला उसके लिए हम लोगों को ग्लोबलाइजेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा, हमारी गुड्स एंड सर्विस एक ही कंट्री में न रह के दुनिया के हर एक कोने में पहुंच पाएगी, एंड हम इतने सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स बना देंगे जिसके
कारण हमको, अगर हमारे यहाँ का बिजनेसमैन यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, बाहर ट्रेड कर रहा है, तो उसके लिए हर चीज आसान हो. सो व्हाट वाज ग्लोबलाइजेशन? इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी with the rest of the world for the free flow of goods and service, capital and information technology across the countries. मतलब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी शेयर हो सके, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सके सामने वाले, FDIs हो सके, या फिर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इंपोर्ट हो सके, एक्सपोर्ट हो सके, ये सारी चीज़ें इजीली हो सके, इसलिए लाया गया ग्लोबलाइजेशन. नाउ ये सब चीज़ें तो बेटा हो गई. अब हम चलते हैं एक छोटे से टॉपिक पे जो कि कभी कभार आउट ऑफ द ब्लू आ जाता है एंड आप लोग को ये हमेशा आप लोग पढ़ना भूल जाते हो, इसलिए ये भी मैंने इसमें कवर किया हुआ है. दैट इज इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन द बिजनेस एंड द इंडस्ट्री. अब उसमें क्या क्या हो सकता है? अब इमेजिन करो कि यार तुम लोग ना बिजनेस हो, अब बिजनेस कर रहे हो और गवर्नमेंट ने ना कुछ रेगुलेशंस ऐसे निकाले हैं जो या तो तुम्हारे लिए यूजफुल है या तुम्हारे लिए वो डिसहार्टनिंग है. तुम लोग बहुत रो रहे हो बैठ के ये अभी क्या पॉलिसी बनाती, तो वो बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा? सबसे पहले इंक्रीजिंग कंपटीशन. हाउ इंक्रीजिंग कंपटीशन? बिकॉज जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस पहले अपने हिसाब से चल रहा था, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी ऐसी बना दी जिसके कारण जो दूसरे बिजनेस थे ना वो भी अब पिक्चर में आ गए हैं. तो देयर इज अ नीड फॉर अ हेल्दी कंपटीशन. लोग अब पार्टिसिपेट करने लग गए. Okay, so this was increasing competition. Then let's move on to the second point, that is more demanding customers, because customers को ये चीज़ पता हो गई है कि भाई आप लोगों को कैसे चीज़ें समझनी है, आप लोगों के हक क्या है, राइट टू द सेफ्टी या फिर राइट टू नो, राइट टू बी अवेयर. कस्टमर जो ग्राहक है वही है सर्वे सर्वाहा. ये पहले क्या था कि सेलर शुड हैव द मोनोपोलिस्टिक मार्केट, बट फिर क्या हो गया कि जो बायर है वो बायर क्या रहेगा, वही आपका सर्वे सर्वाहा है, उसके पास चॉइसेस है, उसके पास वैरायटीज हैं. सो दैट्स वाई डिमांडिंग कस्टमर्स आने लगे, जस्ट बिकॉज प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया. ओके, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बिकॉज टेक्नोलॉजी नई नई आई, उस हिसाब से बिजनेस अपने आप को ढालते गए. नेसेसिटी फॉर चेंज, एक गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो चीजें चलाती थी तो उसके लिए जरूरी था कि वो एक नेसेसिटी लेकर आए, एक चेंज लेकर आए, विच वॉज हेल्पफुल बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. मार्केट ओरिएंटेशन, क्या लोग जब डिमांडिंग हो रहे हैं कस्टमर्स तो उन हिसाब से उनका मार्केट भी ओरिएंट होगा. देयर हैज टू बी रीडिजाइंड इंडस्ट्रीज प्रैक्टिसेस, देयर हैज टू बी न्यू मेथड्स फॉर डूइंग द बिजनेस, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीथिंग. सो इसलिए मार्केट ओरिएंटेशन भी इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता था. देन लॉस ऑफ द बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, मतलब जैसे ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को ज़्यादा ध्यान दिया गया तो हुआ ये कि जो पहले सिर्फ एक बजट मिल जाता था गवर्नमेंट कंपनीज को एंड वो अपने हिसाब से अपना काम चलाते थे, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते थे. प्राइवेट के आने के चक्कर में क्या हुआ, बजटरी लॉस तो हो गया बिकॉज उनको काम उतना ही मिलता था, उनको फंड थोड़े एलोकेट कम होने लग गए और काम करना था तो देयर वाज अथॉरिटी, कोई था जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो उनके एक्नॉलेज करने के लिए तैयार था. तो इसीलिए ये सारी चीज़ें क्यों आ गई, ये सारी चीज़ें आई बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट ने अपने आप को उस तरीके से ढाला और गवर्नमेंट ने उसी बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए सो दैट बिजनेस ट्रेड प्रैक्टिसेस अच्छे से हो सके, ये सारी चीज़ें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये लेकर आए सो दैट देयर इज अ न्यू ट्रांजिशन इन आवर बिजनेस प्रैक्टिसेस. ओके, सो दिस वाज द चैप्टर नंबर 3. सो नाउ हमने ये प्रतिज्ञा लेके रखी है तो आपको हमारी प्रतिज्ञा के साथ फोकस्ड रहना है इन 15 दिनों तक एंड हम लोग आपका कोर्स कंप्लीट करा के देंगे. सो दिस इज माय टॉपिक बिजनेस स्टडीज इन 15 days and you can also do our other courses as well, जिसमें मिली मैम पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स in 15 days and विकास सर पढ़ाएंगे अकाउंट्स in 15 days. आप ये 15 दिन हमारे लिए निकालो, ये 3 घंटे हमें दे दो एंड वील मेक श्योर कि आप अपने ये 12th के बोर्ड्स आसानी से क्रैक कर सको. सो दिस इज CA मेघा त्रिपाठी साइनिंग ऑफ. बाय.